तो मुंशी विलेज पहुँच गए हैं और आपको जो ये इसकी एंट्री है। Good day. Thank you for coming. Please pick up the candies as we are sharing our prosperity growing the candies for you. हॉर्स मिल्क है, तो फर्स्ट टाइम ड्राइव है, मुझे नहीं पता कैसा होता है ये। पीने मन नहीं रहा, क्यों क्या? ये कि ये जो है गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म रहता है। स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। मैं हूँ गरिमा। तो थर्ड डे इन अलमाटी है आज हमारा, और आज हम जा रहे हैं हुनसे विलेज एंड कॉकटूबे। और हुनसे विलेज के लिए हमने अपनी कैब, जिसे हम कल गए थे, उसी वही कैब की है, और ये हमें पड़ा है 8000 INR, 8000 रुपीज़। ये हमें हुनसे विलेज में छोड़ेंगे, उसके बाद वहाँ पर स्टे करेंगे, और उसके बाद हमें कॉकटूबे लेके जाएंगे। और हुनसे विलेज का जो टाइमिंग है वो 11 से 2 है, जिसमें लंच भी इंक्लूडेड है। तो और इसकी एंट्री फ़ीस है 4000 रुपये पर पर्सन, जिसमें लंच है और कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दिखाते हैं उनके अपने। और वहाँ पर फिर 2-2:30 बजे तक स्टे होता है। उसके बाद वहाँ से हम निकल जाएंगे कॉकटूबे के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं, तो ये हम निकल चुके हैं। हम 1 घंटे में पहुँच जाएंगे अपने होटल से। हमारा 1 घंटे का ट्रैवल है। मैंने इस विलेज के बारे में बहुत कुछ सुना है। कुछ यहाँ पर उनके प्रोग्राम्स भी होते हैं, और कुछ कुकिंग क्लास भी करवाते हैं, और कुछ हॉर्स राइडिंग भी होती है। तो जाके देखते हैं, हम वेरी एक्साइटेड। तो वहाँ पर चलते हैं, आपसे मिलते हैं फिर। तो मुंशी विलेज पहुँच गए हैं, और यहाँ पर तो ये इसकी एंट्री है। ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। जाके देखते हैं अंदर कैसा है, क्या है। तो फ्रेंड्स, अब हम उन्स एथनो विलेज अलमाटी के मेन गेट के सामने खड़े हैं, और काफ़ी सारे लोग आ गए थे, और कुछ लोगों का और वेट हो रहा था। जब सब इकट्ठा हो गए थे, उसके बाद मेन डोर खुला था, और मेन डोर के खुलने के बाद ही हमारा जो वेलकम हुआ था वो यहाँ की लोकल कैंडीज से हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। क्या करते हैं? Thank you for coming. Please pick up the candies as we are sharing our prosperity by throwing the candies for you. This is our traditional custom shashu. Dear guests, as Kazakh people are very hospitable, we would like to invite you all for the cooking masterclass, where we will treat you with our traditional party bread baursak, with the fermented horse milk beverage, and with the hot tea, of course. Welcome, please, dear guests. इस विलेज के हमारा स्वागत हुआ है कैंडी से, और आपको दिखाते हैं यहाँ के लोकल ट्रेडिशंस क्या हैं। कुकिंग क्लास भी होने वाली है अभी, शायद ही कुकिंग हो रही है। देखो ना इधर, इसमें हमको सिखाएंगे इनके ट्रेडिशनल फूड बनाने के लिए, कैसे बनाते हैं ये लोग। और ये बन रहा है इस तरह का। तो फ्रेंड्स, अंदर पहुंचने पे हमें सर्व की गई यहाँ की ट्रेडिशनल ब्रेड बोर्सैक, जो कि हमारे सामने ही फ्राई की जा रही थी। और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही था जैसे हम मीठे गुलगुले खाते हैं ना, आटे वाले बनाते हैं, बिल्कुल सेम वैसी टेस्ट था। बहुत ही बढ़िया थी। और साथ में सर्व की गई थी होममेड मेयोनीज,
वो भी बहुत ही अच्छी थी। और ये है हॉर्स मिल्क जो कि फर्मेंटेड है, इसको भी पीने को दिया गया था। और ऐसा ही मानते हैं कि बहुत ही हेल्दी होता है हॉर्स मिल्क पीना, तो वो भी सर्व किया गया था हमें। हॉर्स मिल्क है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे नहीं पता कैसा होता है ये पीने मन नहीं रहा। क्यों क्या दही कैसे महक आ रही है इसमें से, बहुत फर्मेंटेड टाइप का है, खट्टा तगड़ा वाला खट्टा नमकीन, मुझे नहीं पिया जाएगा ये। तो अब हम आगे बढ़ गए और ये देख रहे हो आप, यहाँ पर इनका एक ट्रेडिशनल घर है जिसे ये लोग बनाते हैं और काफ़ी सारे कलर्स में अवेलेबल था। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये बहुत सुंदर लगा था बाहर से। घर है जिसको उन्होंने कपड़ों से बिल्कुल बांध रखा है और इसकी खासियत ये है कि ये जो है गर्मी में ठंडा और ठंडक में गर्म रहता है। तो अंदर इसमें सब कुछ पूरा उनकी जो नेसेसिटीज़ का सामान सब कुछ रखते हैं। ये पूरा कमरा ऐसे ही बंकर जैसा है और बिल्कुल मोटा, बहुत मोटा कपड़े से बांधा है इन्होंने, देखिए। तो इस ठंडक में गर्म और गर्म में ठंडा रख सकते हैं, पता नहीं कैसे, पर ये हमारे गाइड ने बताया कि ये इनका ट्रेडिशनल होम है। तो फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन में हमें बताया जा रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो इनके हाथ में है। ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है जिससे कि इनको कोई न्यूज़ या अपनी फीलिंग्स या अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो, तो ये इस इंस्ट्रूमेंट को बजा करके, गाना गा करके एक्सप्रेस करते हैं। और अगर इनके अपनी लोकल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं। और इसके साथ ही कि अगर कोई लड़का जो है किसी लड़की को पसंद करता है, उसे प्यार करता है, तो वो इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे से गाना गाता है और उसकी ब्यूटी, उसकी कपड़ों के बारे में, उसकी लुक के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलता है, जिससे कि लड़की ये समझ जाती है कि वो उसे पसंद करता है। तो इस तरह का ये एक जरिया है अपने प्यार को व्यक्त करने का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये सुन करके। Today, we also would like to greet you with another traditional song in which we would tell how happy we are today to have you all here today, our dear guests. तो आज ये इंस्ट्रूमेंट ये हमारे लिए बजाएंगे और गाना गाएंगे क्योंकि ये बहुत खुश हैं हमारी प्रेजेंस से। तो चलिए सुनते हैं इनका गाना। Everyone understands English, right? Yes. Yes. So now I would love to dive into a little bit of history and tell you about nomadic lifestyle and culture. As most of you probably know that Kazakh people were nomads in the past. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ये कज़ाक पीपल की नोमैड लाइफस्टाइल के बारे में बता रही हैं। तो कज़ाक में लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पूरे साल ट्रैवल करते थे। नोमैड लाइफस्टाइल वही होती है जिसमें जो है इंसान अपनी एनिमल के साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता रहता है। तो ये उनकी जो कैटल फार्मिंग थी, इनकी लाइफस्टाइल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था।
तो कैटल फार्मिंग में जो एनिमल थे वो शीप थे, हॉर्सेस थे, काऊ थे, कैमल की फार्मिंग भी करते थे। और ये उनको लेकर के, अपने एनिमल को लेकर के जो है जगह जगह घूमते थे। और ये राइट जो प्लेस था रुकने का, चूज़ करने का जो इनका तरीका था, ये इनके एनिमल की लाइकिंग पे डिपेंड करता था। जहाँ इनके एनिमल कंफर्टेबल होते थे, खाने को बहुत सारा सामान होता था उनके पास, तभी वो उसी जगह रुकना डिसाइड करते थे। और ये साल भर सीज़न के अकॉर्डिंग हर 3 महीने में अपनी जगह चेंज करते थे। और एक जगह रुकने से पहले ये अपने एनिमल को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे कि उनके एनिमल को खाना ठीक से मिल रहा है और उनके एनिमल कंफर्टेबल हैं कि नहीं। तो उसी जगह ये डिसाइड करते थे अपना घर बनाने के लिए। उसके बाद फिर 3 महीने के बाद ये घर अपना चेंज कर देते थे। Hard times for them. They have spring, and spring was really full of that fresh herbs. And usually every spring they have started to feed their sheep intensively, because after eating that good herbs, they would have a very nice woolen fleece. So usually every spring, in the end of April and start of May, they used to cut off their sheep. And by the way, they used to have more than 3,000-5,000 heads of these sheep. So it took about a month for them to cut off all of them. And that wool later will be first washed in the river with an ash. Then this wool will be dried on the carpet. And after that, girls were sitting together all in a row, one by one, singing, talking, and start beating that wool with these 2 long wooden sticks called sabao. This sabao process was made to leave the left pieces of garbage under the wool. Usually they were cleaning it, and then this wool was prepared for making the special material from it. So that material called felt. And this material is actually very waterproofing material, solid and strong. And with that material, they used to prepare the layers for their houses, yurts, the carpets inside the houses, even the floor of the house was made from 2 layers of that felt material. And of course, they were even made their outwear clothes from that felt material at that time. So take guess, if you actually look to some of the household items of nomads, you may notice that all of them are made from natural materials like wood and stone, which may be easily found anywhere in the nature, and they are very mobile. They can take them with them anywhere. Here we have this manual spinning wheel, which we call urshuk. With this, they used to prepare the woolen thread. Okay. तो फ्रेंड्स, कज़ाक का ट्रेडिशन और कल्चर इंडियन कल्चर से बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि ये मसाला कूटने के लिए ट्रेडिशनल इनका जो टूल है, ये हमारे इंडिया में भी होता था, गांव में अभी भी होता है। और मसाला पीसने वाली चक्की जो होती है, ये यूज़ करते हैं मसाला, चावल, अनाज पीसने के लिए, ये हम अभी भी करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं इंडियन और कज़ाक कल्चर में, जो आगे आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो काफ़ी सिमिलर है दोनों कल्चर। Meal that you might also have and you're familiar with it too. So here we used to make the wheat flour or the powder from millet. अब यहाँ पर ये हमें एक्सप्लेन कर रही हैं कि फर्मेंटेड जो हॉर्स मिल्क होता है, जो हमने शुरुआत में पिया था, उसको बनाने का तरीका क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे बनता है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है। और जब हॉर्स मिल्क फर्मेंटेड होता है तो वो लंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है। तो चलिए सुनते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। The fermented horse milk in this tank, which we call kulbia. So before we use the tank, we burn the pine cone, and with the smoke going out from the pine cone, we will sanitize the tank inside. Then we will grease the walls of the tank with the horse's fat to make the taste more flavored and stronger. And then we milk horses just one time, for example, and then we will fill the milk in this tank, and we will leave it
for about 4 hours, so it will be mixed with that pine cone smoke and start spoiling. Then we will milk the horses more several times, and every time we will refill the tank with the milk. And then we start beating the milk up to 500 times during the whole day, every 1-2 hours, until it became fermented. Once it became fermented, we start drinking it, and it's very good for our health, especially for our lungs. Bacteria and probiotics, which is very good for our health. And actually, in the years of Great World War, people even have created communist treatment centers where soldiers were recovered from such diseases like pneumonia and tuberculosis drinking these beverages. That's why the healing properties of this milk are very high. But among local people here in Kazakhstan, this milk wasn't that famous before COVID time. And after COVID time, we really start drinking fermented horse milk or fresh horse milk every spring to strengthen our immunity systems. तो फ्रेंड्स, कोविड ने सबकी आंखें खोल दी, हमें सिखा दिया कि हमें अपने रूट्स, कल्चर और ट्रेडिशन से जुड़े रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने भी फर्मेंटेड हॉर्स मिल्क पीना स्टार्ट किया, जो कि लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। हमने भी आयुर्वेदिक काढ़े पीने स्टार्ट किए, आयुर्वेदिक की इम्पोर्टेंस को जाना, पहचाना और उसे समझा। अपने घर में आए, ये बताएंगे कि इस घर के बारे में कि क्या खासियत है इस घर की। सबको लाइन में बैठा दिया गया, मैं भी यहाँ बैठी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, हम इनके ट्रेडिशनल हाउस के अंदर बैठे हुए थे और ये मैं बता रहे थे कि नोमैड्स कैसे हाउस बनाते थे। ये हाउस इनका जो है बहुत ही, इसको आप फोल्ड कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग वुड से बना होता था और वाटर प्रूफ इसमें कवरिंग की जाती थी। और सबसे पहले डोर का निर्माण होता था, सबसे पहले डोर बनाते थे और डोर हमेशा ईस्ट फेसिंग होता था, जिससे कि इन्हें टाइम का पता चल सके। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा मुझे ये। Would install the doors and the walls, then a man, the owner of the house, usually stands in the middle of the house and holding and lifting up the roof with a very long wooden pole called bakan with 2 holders from 2 sides, while other family members would tie up the walls with these long wooden poles and put them one by one into the roof's holes. Then the skeleton of the yurt is ready. Usually, the material from the roof used to be removed in spring and summertime, and in rainy season it used to be closed. हमारा इंडियन कल्चर कजाक कल्चर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो सुनिए क्या कह रहे हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे बीच। You might have noticed that we have these short-sized doors, right? It's because when you get inside the house, you should bend and take a bow to show your respect to the owners of the house. If you enter the house with your right foot first, that would mean that you came with good intention, good thoughts. If you came inside with your left foot first, that means that you came with bad thoughts, of course. So एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी ये भी है कि ये भी मानते हैं कि घर के अंदर, नए घर में एंटर होने से पहले सबसे पहले राइट फुट घर के अंदर रखना चाहिए। ये लकी माना जाता है। हमारे घर भी जब शादी होती है और ब्राइड आती है तो सबसे पहले राइट फुट वो अंदर रखवाया जाता है। तो ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इसके साथ साथ ये लोग भी अपने घर में संदूक रखते हैं, जो कि लेडी अपने घर से, शादी के बाद अपने घर से लेके आती है और उसमें सारा सामान वो स्टोर करके रखती है। तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इंडियन और कजाक कल्चर में। wooden chests called sanduk. Usually they were brought to the house by women, and women use them as storages. और एक और सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, इनके यहाँ भी जो है वीमेन लेफ़्ट साइड बैठती है अपने हस्बैंड के और हस्बैंड राइट साइड। तो ये भी सिमिलर है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है हमारे बीच। Men used to sit from the right side if we look this way, women from the left side. So enemies were aware of the fact that the men used to sit at that spot. That's why they may come from outside and even kill the owner of a house with a spear, because we have these spaces in our walls. Okay,
So usually that wooden box Sandeep was standing behind the Okay. owner's back to protect him from him. Okay? And we have these two wooden sticks, which we call shumek. This one is for the boys. This one is for the girl. And dear guests, before actually they were made from the sheep's bones. Now they're wooden. Dear guests, do you have any idea what this may be used for? So usually we use it as natural diaper for a baby. Okay? We put it in between the baby's legs and then we put it in the potty. And then baby will be tied enough very tightly so stays in the same position while sleeping. But these diapers were only used for the baby while they were sleeping in the cradle, okay? तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, जैसे कि हमारे हिंदू रिलीजन में एक ही गोत्र में लड़का लड़की हैं अगर तो शादी नहीं हो सकती है, वैसे इनके यहाँ भी अगर लड़का लड़की एक ही ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो उनकी आपस में शादी नहीं हो सकती है। ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। Distant from tribes. For example, me, I am from different tribes. These women from different tribes, and others are from different tribes. But if any man and woman are meet each other and they are from the same tribe, then they start to look for any roots in or relatives in the 7 generations. Okay, and if we find any in the 6th or 7th generation, then it would mean that we are not allowed to marry this person even if we are in love with them. Okay, and it was a tradition that the girls were not allowed to visit their mothers, their parents, before 1 year after marriage, and they used to get married at the age of 12, 13 years old that time, but this was quite a normal age for that time to get married. Okay, she will put on her the jewelries which were prepared for the girl as well, and on that day she will instruct her daughter how to treat her husband, her new family, how to behave in a new family. On a special day, the girl would sing a special song for her mother, dedicated to her mother, about her feelings. Біздің ауыл жайлаған жер ай, жидеге асау қолын байлаған жер ай, көзіме от жалындай көрінеді ай. और ये कैप जो मदर अपनी बेटी को पहना रही है, ये सिंबल है इस बात का कि इस लड़की की शादी होने वाली है, और शादी के बाद ये जब अपने घर जाएगी तो ये इसी कैप को पहन के जाएगी। तो जिससे कि ये कैप ऊंची है तो इसके ससुराल वालों को ये पता चल जाएगा दूर से देख करके कि जो है उनकी जो है बहू आ रही है, तो वो सारी प्रिपरेशंस कर लेंगे, सारी तैयारियां कर लेंगे। इसलिए शादी के बाद ये लोग ऐसी कैप लड़कियों को पहनाते हैं। और ये जो हैट्स पहनते हैं डिफरेंट लंबी गोल, तो ये भी सिंबॉलिक होती हैं। आइए जानते हैं इसका क्या मतलब होता है। In every status, in every different age, the girls have different hats. Okay, for example, my hat called taqiya. These hats very short and they are usually decorated with some of the decorations which usually may be made from golden, from silver, or from bronze, or from just metal, or without any decorations. And this will show a status of a girl. Okay, for example, if they are decorated with golden metal, that would mean that the girl is from a high level family, and usually girls were wearing braids, this short head with all feathers, and all feathers were not only as a decoration part but to keep away a bad eye from a girl as well. Okay, कज़ैक डांस होने वाला है लोकल, इसके लिए जा रहे हैं।
Ну что ж, всем спасибо. एक्चुअली बैठे हैं और शोने वाला है तो आपको दिखाते हैं. Start with the traditional Kazakh dance Karajorga. Before you will be invited for the traditional dance, please just keep sitting here for safety reasons. Аплодисменты нашим девочкам. Браво!
Patriotic Club Sarbaz Rohet. Did you like the show? Yes! So, dear guests, now we would watch another beautiful traditional Kazakh game which is called Adbena Udraspa. In this game, two rivals will be wrestling on horses between each other because both of them wants to knock each other off the horse. गेम होने वाला है, इसमें दो राइवल्स लड़ते हैं हॉर्स पे। तो अब उसका शो होने वाला है, देखते हैं। बस शुरू होने वाला है। हॉर्स वाला शो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मस्त था, मज़ा आ गया देख के। इसमें बॉय गर्ल को कैच करेगा, कैच करने की कोशिश करेगा तो इस हद तो इसका चीज ये नया गेम है, अब वो होने जा रहा है। तो लेट्स गो एंड चेक इट। द गर्ल बॉय इज चेजिंग द गर्ल। Ой, тебе аплодисменты. Вау, браво. Перед вами выступает впервые история Казахстана, историко-патриотический клуб Сарбаз Робот. पर कज़ैक डांस होने वाला है लोकल, इसके लिए जा रहे हैं।
डांस था, मज़ा आ गया करके। अब हॉर्स राइडिंग होने वाली है, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो हॉर्स राइड कर सकता है। राइडिंग के सब लोग खड़े हैं यहाँ पर, और उस साइड डांस हो रहा है, डांस कर सकता है। देखो इस साइड डांस हो रहा है, और जिसको हॉर्स राइडिंग करनी है वो हॉर्स राइडिंग कर सकता है। तो हम यहाँ पर आए हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग हो रही है। और बहुत जोर से भूख लगी थी, फिर हमने यहाँ का लोकल फूड खाया, जिसमें पुलाव, मीट, ब्रेड और साथ में लेंटिल का सूप भी था, मानी मूंग की दाल का सूप था, बहुत ही बढ़िया था। तो काफी कुछ हमने खाया था। लंच हो गया है, काफी ज्यादा ट्रेडिशनल लंच था, काफी अच्छा था। अब हम जा रहे हैं आर्चरी सीखने, आर्चरी यहाँ पर सिखाएंगे, चलते हैं। इतने सुंदर घर है ये ट्रेडिशनल। डोर कितने डेकोरेटेड है, देखिए कितना सुंदर डोर है ये लगा है, बहुत सुंदर है। तो चलते सब लोग चले गए। Like this. Okay. Freely. Don't touch the elbow. Elbow is out. Elbow. ويمشي وياك اوكي Pull more. तो 2 अटेम्प्ट्स के बाद थर्ड अटेम्प्ट जो मेरा था, उसमें मेरा निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। और ये जो बो होता है ना, ये काफ़ी हैवी होता है, इसको जब आप यूज़ करते हो तो आपको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है इसमें सटीक निशाना लगाना। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा।